नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस सेकंड चैनल जिसका नाम है क्लिनिकल होम्योपैथी, इसके पहले फॉर्मली रिकॉर्डेड वीडियो या फिर सबसे पहले वीडियो जिसको हम फॉर्मली रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये जो चैनल है ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स को उनकी प्रैक्टिस के अंदर, डॉक्टर्स को उनके नॉलेज के लेवल के अंदर, मटेरिया का नॉलेज, अलाइड सब्जेक्ट का नॉलेज, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे एक डॉक्टर फंस रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर खास करके, कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस में फंस रहा है, तो ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उनकी मैं किसी भी तरह से मदद कर पाऊं, चाहे वो अलाइड सब्जेक्ट को नॉलेज को लेकर हो, चाहे वो होम्योपैथी के नॉलेज को लेकर के हो, चाहे वो मटेरिया मेडिका के नॉलेज को लेकर के हो। तो दिस जो चैनल है, ये जो चैनल है क्लिनिकल होम्योपैथी, ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए बना है। कौन से डॉक्टर? जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, डिग्री है जिनके पास, वो डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास डिग्री नहीं है पर वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए है ना। न्यूली बिल्ड डॉक्टर्स, बिल्कुल फ्रेशर्स जो निकले हैं, जिनको कोई राह नहीं दिख रही है कि उनको होम्योपैथी में कैसे फ्यूचर बनाएं। स्टूडेंट्स जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, जो जिन लोगों ने अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया है, या सीनियर स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में चल रहे हैं। तो बेसिकली ये चैनल सिर्फ डॉक्टर्स के लिए। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये इसका पहला फॉर्मली रिकॉर्डेड वीडियो, और वीडियो का जैसा कि आपने शीर्षक देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्टर। मैं होम्योपैथिक आगे इसलिए लगा रहा हूं, मैंने डॉक्टर इसलिए नहीं लगाया कि जितने भी हमारे एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं, उनके साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की उतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो इतना हैंडसम अर्निंग वो लोग कर रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं से वो लोग अवेल कर लेते हैं ना। बट एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो रहता है, वो अपना 8-10 साल 12 साल का शुरू का कैरियर सिर्फ अपने आप को एक अच्छी प्रैक्टिस के अंदर स्थापित करने में पूरा टाइम और एनर्जी खपा देता है। और ना एक होम्योपैथिक डॉक्टर को शुरू में इतनी अर्निंग भी नहीं होती है कि वो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के गोल सेट करे और उन गोल्स को सेट करके उन गोल्स को अचीव करने में वो काम करे। ये सत्यता है। ये 70% इस देश के अंदर जो लोग डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिन डॉक्टरों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अमीर डॉक्टरों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे होम्योपैथों के लिए मैं काम नहीं कर रहा कि जिनको नॉलेज बहुत अच्छा है, जिनकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है, पुरानी है, उनको कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं ऐसे डॉक्टरों के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी दे आर सो वेल फ्लरिश्ड, उनको मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत किनको है? 70% डॉक्टर्स को। उस ब्रैकेट के बहुत बड़ा ब्रैकेट है, और वो जो ब्रैकेट है उसमें वो डॉक्टर्स आते हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और ऐसे डॉक्टर जनरली 70% डॉक्टर के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई रूम नहीं होता इनिशियल प्रैक्टिस के अंदर। और एक्चुअली इनको जब तक रियलाइज होता है कि मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज चाहिए, मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, एक्चुअली दोनों चीजें अलग है। अगला वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग पे आएगा, ठीक है। ये जो वीडियो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ अ होम्योपैथिक डॉक्टर के ऊपर है। तो जब तक डॉक्टर को रियलाइज होता है कि मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है, तब तक लिटरली बहुत देर हो चुकी रहती है। क्योंकि एवरेज परसेंट के अंदर हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर, जो मैं सेंट्रल इंडिया का बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का, कि जो 5.5 साल का BHMS होता है, वो यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी के कारण, ब्यूरोक्रेसी के कारण, वो कोर्स और थोड़ा बहुत स्टूडेंट की कमी के कारण, स्टूडेंट की कमी की बैक लग गया था, फेल हो गए, बैक लग गया, तो 5.5 साल का कोर्स मिनिमम 7 से 8 साल के अंदर पूरा होता है। तो अगर लड़के ने 18 साल में एडमिशन लिया था तो 25-27 साल का होता है, तब जाके वो मिनिमम 25-26 साल तक वो एक एस्टेब्लिश्ड मतलब डॉक्टर के रूप में वो मार्केट में आता है पास होने के बाद। अब जब वो 25-26 साल से प्रैक्टिस चालू कर रहा है, और 10 साल मतलब 35 साल की उम्र तक सिर्फ उसका टाइम पूरा लग गया उसको एस्टेब्लिश्ड होने में, तो कॉमन सेंस है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कैसे सोच पाएगा? क्योंकि ना इनिशियली इतना पैसा है, ना इनिशियली इतना कमाई है, ना इनिशियली इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। खर्चे हमेशा वही थे और खर्चे हमेशा बढ़ते जाते हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं होती। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट के अंदर, खासकर हमारे होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, पर मैं कर रहा हूं। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेसिकली इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट। पहला मतलब पहले जो 2 क्लासिफिकेशन है, समझिएगा मेरी बात। तो पहला है प्रेजेंट को लेके और फ्यूचर को लेके। एक चीज कहलाती है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट। मुझे आज की डेट में कितने पैसे की जरूरत है मेरा घर चलाने को, जिसके अंदर मेरे घर के खर्चे, मेरे घर वालों के खर्चे, ठीक है ना। अगर कोई EMI है तो वो EMI, बच्चों का स्कूल फीस, और उसके करने के बाद थोड़ी सी सेविंग। ये जो पूरा का पूरा फंडा है, इसके अंदर मेरे को मंथली कितने पैसों की जरूरत है, इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी ऑफ प्रेजेंट, आज की वर्तमान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर मतलब आगे क्या बड़े खर्चे मेरे सामने पड़े। हो सकता है मेरा बच्चा एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन को अप्रोच कर रहा हो, तो मुझे पता है कि यार मेरे को होम्योपैथी करानी है, तो इसके कम से कम मेरे को 15 लाख रुपए चाहिए कि भाई इसको BHMS कराना है। किसी का अगर बच्चा MBBS करना चाहता हो और इतना निपुण नहीं है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज ले पाए, तो आदमी को शायद 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा भविष्य में। कि आज बच्चा अगर मान लीजिए 12-15 साल का है, तो उसको पता है 5 साल के अंदर उसको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा MBBS फेस करने वाला। तो ये कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर, भविष्य की। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन ही हो गया टाइम जोन को लेके कि वर्तमान और भविष्य। दूसरा क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफाइड होती है, 2 तरीके, दो पार्ट के अंदर। पहला है पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी और दूसरा होता है नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। व्हाट इज पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी? पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि मेरे को एक कार चाहिए, मेरे को कार चाहिए, कार की कीमत है 10 लाख। अब मेरे को डाउन पेमेंट करने की मेरी हैसियत है सिर्फ 4 लाख रुपए की। वो 4 लाख मेरी सेविंग को बचने के बाद मेरे पास है कि नहीं, ये कहलाता है पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मेरे को एक घर खरीदना है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं अपनी दुकान, किराए की दुकान में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे भविष्य में दुकान अगर मिलती है तो मैं लेने के योग्य हूँ कि नहीं हूँ। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब कोई पॉजिटिव इवेंट को लेके आपको, कोई पॉजिटिव अच्छे इवेंट को लेके फाइनेंशियली कैपेबल होना है तुमको। अब जो पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी है यहाँ का, अब इसके भी 2 पार्ट है, वो मैं अभी बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब मेरे पास घर नहीं है, क्या मैं ले सकता हूँ? मेरे पास कार नहीं है, क्या मैं ले सकता हूँ? मेरे पास दुकान खुद की नहीं है, क्या मैं ले सकता हूँ? क्या कोई दिवाली का त्योहार आया, मेरे को 2 लाख रुपए का गोल्ड लेने की इच्छा है, क्या मैं ले सकता हूँ? ये जो सारी चीजें पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। अब जो पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तब वो आपके पास आ जाएगी। वो क्या करना है मैं बताता हूं। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, दूसरा इसी क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। व्हाट इज नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी? नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी नेगेटिव इवेंट इन द लाइफ, जो आ तो प्रेजेंट में हो गया या फ्यूचर में हो सकता है। समझ लेना, नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी नेगेटिव इंसिडेंट इन योर लाइफ। कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट घट गया, उसके अगेंस्ट आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का मेन पार्ट है। क्या है इसका नाम? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के 2 पार्ट, एक तो पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अब मैं बताने वाला हूं तुम ऐसा क्या कर लो कि तुमको पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। और दूसरी चीज, ऐसा आप क्या कर ले कि आपको नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप तैयार हो। सबसे पहले नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी के एग्जांपल देख लो। जो 2 सबसे बुरे हादसे हो सकते हैं व्यक्ति के लाइफ के अंदर, कि या तो जो डॉक्टर साहब कमा रहे हैं, किसी भी अपन XYZ डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करते हैं, कि उनका हो सकता है उनकी डेथ हो गई, स्पॉन्टेनियस डेथ हो गई डॉक्टर की। अब पूरा परिवार डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर ये डॉक्टर के पास इस नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मेंटेन करने को कुछ असेट इसने नहीं करे होंगे, तो इस केस के अंदर इसका पूरा परिवार सड़क पे आ सकता है। तो अपन बात पहले यहीं से चालू करते हैं कि नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए ये समझ लिया अपन, नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। पहला, डॉक्टर साहब की किसी हादसे में मौत हो गई, पहली चीज। दूसरा, डॉक्टर साहब के परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की मेडिकल इलनेस ऐसी हो गई जिस इलनेस के अंदर 10 से 20 लाख रुपए घुसने वाले हैं। तो अगर डॉक्टर साहब ने अपने पिछले 10 साल की प्रैक्टिस से 1-1 लाख रुपए भी बचाकर 10-20 लाख रुपए जमा करे होंगे, और ऐसी कोई घटना होती है कि डॉक्टर साहब के परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार इस तरीके से पड़ा कि वो पूरा पैसा उसमें लग जाए, कई बार वो पूरा पैसा लगने के बाद भी 1-2 असेट भी बिक जाते हैं। मैंने देखा है, लोगों ने दुकानें बेच के अपने घर वालों का इलाज कराया, मकान बेच के इलाज कराया, जमीन बेच के इलाज कराया। आजकल सोशल मीडिया में हम ऐसा खूब सुन रहे हैं। कोई किसी दूसरे शहर का हादसा था बड़ा, वो नेशनल न्यूज बनी थी कि डेंगू के अंदर एक बच्चे के 15 लाख रुपए लग गए थे। 15 लाख उसका बाप जमीन बेच के लाया था, वो भी मरे के रेट पे जमीन बेची, वो बच्चा फिर भी नहीं बच पाया। तो अब ये जो 3 चीजें हो रही है
ना ये तीन चीजों के लिए हमारे पास तीनों के लिए एसेट है, मतलब पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एक एसेट है, वो मैं बता दूंगा आपको अभी, वो फाइनली अपन वही डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव फाइनेंशियल मतलब सिक्योरिटी, मतलब कि आज की डेट में कोई पॉजिटिव इवेंट के लिए मेरे को पैसा चाहिए तो वो मेरे पास पैसा कैसे आएगा और उसके लिए मुझे क्या करना है, पहली चीज जो कि डॉक्टर होम्योपैथी वाले नहीं करते। दूसरा, नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी के जो दो केस हैं कि डॉक्टर साहब ही निपट गए, पूरा परिवार सड़क पे आ गया, इसके लिए आपको क्या करना है। और दूसरी चीज, आपके घर का कोई परिजन बीमार पड़ गया, आपके पूरे जिंदगी भर की कमाई प्लस आपकी एक आध प्रॉपर्टी बिक गई, आप सड़क पे आ गए उस व्यक्ति के इलाज कराने में। तो ये कुल मिला के ये तीन टॉपिक को मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर। इसका आप सीधे सीधे बात करते हैं, इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज, पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब कोई पॉजिटिव इवेंट के लिए आपको पैसा चाहिए। फर्ज करिए आपके पास मकान नहीं है, आप किराए पे रह रहे हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अब आपको पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी करना है, साहब मेरे को मकान खरीदना है। आपने 5-10 लाख रुपए इकट्ठे करके रखे आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस से ना, आपने अपनी बीवी के कुछ गहने बेचे है ना, कुछ 4-5 लाख रुपए आपके पास पड़ा था, और आपका मकान आ रहा है 25 लाख रुपए का। अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे ऑब्वियस बात है हम तो लोन लेंगे। भाई साहब लोन हलवा नहीं है, लोन इस तरह से नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये जो पहला नियम है पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए, वो ये है कि सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करिए। जी हाँ, सबसे पहला नियम जो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं करते। होम्योपैथिक डॉक्टर के भेजे में हमेशा ये रहता है मैं कमा ही कहाँ रहा हूं, मैं इनकम टैक्स क्यों भरूं, इनकम टैक्स भरने का तो कोई फायदा नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं, और आप में से कमेंट करके बताइएगा चैनल के नीचे, कमेंट इस वीडियो के नीचे, कि आप में से कौन कौन इनकम टैक्स भरता है और कौन कौन नहीं भरता। नहीं भरता है तो क्यों नहीं भरता। तो आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स का मैं चक्कर में फंस जाऊंगा, एक बार भरूंगा तो फिर लाइफ टाइम भरना पड़ेगा। ये आपको उस दिन तक समझ में आ रहा है, ये जो बुद्धि है ना आपकी उस दिन खुलेगी जिस दिन आपको लोन की जरूरत पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा लोन लो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपको लोन लेने के लिए हमेशा एलिजिबल रहना चाहिए। मेरे पिताजी, मैं जब बिल्कुल भी नहीं कमाता था प्रैक्टिस से, मेरे पहले साल की प्रैक्टिस से मेरे को मेरे पिताजी इनकम टैक्स फाइल करने को बोलते थे। उसके बाद जब अगला साल आया तो पिताजी ने बोला इस साल क्या कमाया, मैंने बोला नहीं इस बार गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की छूट बढ़ा दी पापा, अपन उसी दायरे में है, अपन का लाइबिलिटी नहीं बन रहा। तो पिताजी ने बोला 5-10 हजार जा तेरे सीए को बोल दे कि तू ऐसा हमारा टैक्स बनाओ कि हमारा 5-10 हजार हमको भरना है। वो चीज मेरे को तब समझ में नहीं आई, पर जब मेरे को एक लोन की जरूरत पड़ी और मेरे पिताजी ने ऐसा 4 साल मेरे से टैक्स भरवाया, जब मैं कमा नहीं रहा था जबरदस्ती का टैक्स भरवाते। मैं सोचता था काय को करवा रहे हैं यार, ये टैक्स क्यों भरवा रहे हैं, मैं तो कमा ही नहीं रहा हूँ, मेरे पे तो लाइबिलिटी नहीं है, पर फिर भी मेरे पास पिताजी टैक्स कटवा रहे हैं मेरा। वो मेरे को तब समझ में आया कि जब मुझे लोन की जरूरत पड़ी और 1 घंटे के अंदर बैंक ने मेरा लोन पास कर दिया। तो अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आपके पास नगद नारायण बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे ऐसा कोई लिक्विडिटी नहीं है जो आप 2 घंटे के अंदर लिक्विडाइज करके बैंक जाके वो पैसा आपके हाथ में आ जाए, तो आपको आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लोन के लिए एंटाइटल्ड और एलिजिबल रहना पड़ेगा। और अगर आपको लोन के लिए एंटाइटल्ड और एलिजिबल रहना है तो आपको मिनिमम 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न के कागज लगेंगे। और जब आप ये 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के कागज अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी फोटो के साथ अपने बैंक वाले को देंगे, तो वो आपके टैक्स के हिसाब से आपकी औकात निकालेगा कि तुमको कितना लोन मिल सकता है। तो ये याद रखिएगा, आज की डेट में मिडिल क्लास आदमी सिर्फ लोन पे चलता है, आप ये समझ लो अच्छी बात। ये बहुत रईस लोगों के चोचले होते हैं कि साहब लोन नहीं लेना। भाई तू नहीं लेगा, तेरे पास इतना पैसा है कि तू चीजें नगद में कर सकता है, पर हम अगर मिडिल क्लास हैं तो हमारा एक मिडिल क्लास की लाइफ लोन पे चलती है। और आप ये बड़े लोन तो छोड़ दो, आप अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा है और आप किसी दिन एसी खरीदने के लिए गए पहली बार अपनी लाइफ में, और आपको वहां पे बजाज फाइनेंस की स्कीम मिलती है कि साहब 0% डाउन पेमेंट में हम तुमको एसी फाइनेंस कर देंगे, पर पता चला आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं है, तो आपको 40,000 का फाइनेंस नहीं करेगी बजाज फाइनेंस, 40 लाख का लोन तो दूर की बात। तो जो पहला क्लासिफिकेशन था हमारी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का था, वो था पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। तो जो पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि आप लोन के लिए एलिजिबल रहें। बहुत कम होम्योपैथिक डॉक्टर लोन के लिए एलिजिबल है। तो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते तो बस कुछ नहीं करना, इनकम टैक्स फाइल करिए, लोन के लिए एंटाइटल्ड रहिए। जब भी आपके लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए ऐसा पॉइंट आए कि हमको लोन लेने की जरूरत है, आप लोन ले पाए। हो सकता है आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़े, आप ले सकते हो, इजीली मिल जाएगा। क्यों? आपने इनकम टैक्स भरा है। हो सकता है आपको आपकी दुकान के लिए कमर्शियल लोन
मिल जाए। हो सकता है आपको लोन की जरूरत अपना मकान खरीदने के लिए हो, आपके पास ऑलरेडी मकान है, हो सकता है मकान के एक्सपांशन में आपको लोन की जरूरत हो, आप वो कर सकते हो सकता है आपके पास दुकान है, दुकान के एक्सपांशन के लिए भी लोन मिलता है, आपका धंधे के और डाइवर्सिफाई करने के लिए भी सरकार लोन देती है। और उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आजकल मिल रहे हैं HDFC, IDFC फर्स्ट से लेके बजाज फाइनेंस वाले। अगर आपकी 1.5 लाख रुपए की लोन की लिमिट है और आपके अंदर औकात है उसको हर महीने की किस्त चुकाने, तो आप बिल्कुल खाली जेब लेकर के जाइए, कोई भी अपने रिलायंस डिजिटल से लेकर के किसी भी स्टोर पे जाइए और वहां पे 1 लाख रुपए के कंज्यूमर ड्यूरेबल आप इंस्ट्रूमेंट, 1 लाख रुपए का एक फ्रिज आप घर पे हाथ हिलाते हुए ले आएंगे अगर आपके पास ये है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब आते हैं हम नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे। अब नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहला मसला था डॉक्टर साहब जो हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई अपघात आया, वो खत्म हो गया। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे? इससे बचने के लिए इनको टर्म प्लान लेना है, याद रखिएगा। टर्म प्लान मतलब टर्म प्लान, टर्म प्लान वो प्लान होता है और टर्म प्लान ही लेना है। मैं टर्म प्लान बोल रहा हूं तो टर्म प्लान लेना है। आप कोई कमेंट में ये कमेंट मत करिएगा कि सर हमारे पास तो LIC है। LIC शुद्ध लूटने का असेट है, याद रख लेना। LIC से इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला उसके मरने के बाद, याद रखो। LIC वादे बड़े बड़े करते हैं लोग कि मैं इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, आप इतना पैसा दो, इतना बन जाएगा, और कुछ नहीं बनता। कई बार जितना पैसा बंदे ने 20 साल में जमा करा उतना भी नहीं आता। तो हमेशा याद रखो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखो, पहली चीज। अब मैं यहाँ टर्म प्लान बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, टर्म प्लान मतलब शुद्ध इंश्योरेंस होता है। टर्म प्लान में कोई कसमे वादे नहीं होते कि तुम्हारे को भविष्य में इतना रिटर्न मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम। अगर आपका 25 लाख रुपए का टर्म प्लान है, अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपके घर वालों को विदाउट क्वेश्चन 25 लाख रुपए मिल जाएगा। इसको कहते हैं टर्म प्लान। और दोस्तों यही रियल इंश्योरेंस था, यही रियल इंश्योरेंस है, इसी को इंश्योरेंस बोलते हैं। ये LIC फैलाइसी तो फालतू की चीज है। इनने क्या करा, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया। एक तरफ क्या बता रहा है, बोले साहब आपको 10 लाख का कवर मिल गया, बोले साहब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको 20 लाख 25 लाख मिलेगा। कोई 25 लाख नहीं मिलता, 10 लाख तक नहीं मिलता कई बार। तो इंश्योरेंस आजकल क्या लूटने के लिए कंपनियां क्या कर रही है, इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दे रही है। ऐसी स्कीमें आती हैं जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। टर्म प्लान ही क्यों लेना है, हमको नहीं लेना ये वाला इंश्योरेंस, हमें प्योर इंश्योरेंस चाहिए। प्योर इंश्योरेंस बोले तो 20 साल का इंश्योरेंस ले रहे हो, इतना 10,000 रुपए साल की आपकी किस्त है। अगर 20 साल तक आप जिंदा बच गए तो वेल एंड गुड, आपको कंपनी एक अच्छा वो लेटर दे देगी कि साहब बधाई हो, आप 20 साल जिंदा रह गए, और पर रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही रियल इंश्योरेंस। और अगर इन 20 साल के दौरान किसी का 50 लाख का इंश्योरेंस, उसकी डेथ होती है तो घर वालों को 50 लाख मिल जाए। तो इसको कहते हैं पहला स्टेप, जिससे कि आप नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कवर कर सकते हो एक टर्म प्लान लेके। आपने एक टर्म प्लान ले लिया क्योंकि आप अकेले घर के कमाने वाले हो, और अगर आपको कुछ होता है तो परिवार सड़क पे ना आए, तो एक टर्म प्लान जरूर लेना है। और ये तीनों चीजों को वीडियो के एंड में मैं एक 3 शब्दों में लाइन से बता दूंगा कि ये 3 चीजें आपको करना है अगर होम्योपैथ हो, भले कितने ही न्यूली बिल्ट होम्योपैथ हो, आप जितनी जल्दी करोगे आपके लिए उतना। अब हमारा नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सेकंड पॉइंट, कि अगर किसी को घर के व्यक्ति को बीमार पड़ गया, कोई ऐसा बीमार पड़ गया, फर्ज करिए कैंसर हो गया, रीनल फेलियर, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर 10-20 लाख रुपए घुस जाते हैं। अब क्या करें इसमें? मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है आपको, मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है आपको। अगर आपका 3 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, ठीक है, एक मियाँ बीवी बच्चा, एक बच्चा या 2 बच्चे, मतलब एक बच्ची एक बच्चा, तो अगर आप ऐसे परिवार के अंदर रह रहे हो कि आप हो, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, या आप, आपकी पत्नी और आपका एक बच्चा है, तो इसके अंदर फैमिली का कॉम्प्रिहेंसिव मेडिक्लेम आता है। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव मेडिक्लेम? कि साहब आपने लिया, 15,000 रुपए साल की किस्त है उसकी, और आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलती है पूरे परिवार के लिए 25 लाख रुपए की। कितने की? 25 लाख। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके घर में किसी को भी बीमारी होती है, आप बस कुछ मत करो, अपने सबसे नजदीकी कैशलेस हॉस्पिटल में, जिस कंपनी का आपके पास मेडिक्लेम है, हर कंपनी मेडिक्लेम देती है ना, टाटा हो गया, SBI हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिक्लेम देने वाली कंपनी स्टार हेल्थ है। मेरे पास स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस है ना, फैमिली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। आपका परिजन बीमार पड़ा, आप बीमार पड़े, आपका बच्चा बीमार पड़ा, आंख मूंद के बच्चे का कार्ड उठाओ मेडिक्लेम का, और आप सीधे जमा कर दो बच्चे को ले जा करके अपने नजदीकी चेन के हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में जो आपकी कंपनी से एफिलेटेड हो, जैसे स्टार हेल्थ का जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी हो, वहां जमा कर दो, 1 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा। और वो जो बीमारी के दौर है
ना, वो बीमारी का दौर पलट के आपके लिए मेडिकल टूरिज्म बन जाएगा, क्योंकि आप बड़ा खुश होगे कि आपका 40,000 का खर्चा हुआ, आपका 1 रुपया नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों ये जो खर्चे होते हैं ना, ये खत्म करके रख देते हैं एक परिवार को। कि अगर मान लीजिए मुखिया कमाने वाला गया, उसने टर्म प्लान अगर उसका नहीं है, ठीक है, भले उसका 5 लाख का टर्म प्लान हो, कई बार LIC FLIC गलती से ले लेता है आदमी, और गलती से LIC ली और LIC की 4-5 किस्तें चुका के मर गया। अब जब उनकी डेथ हुई तो घर वालों को जो 5 लाख मिलता है ना, वो 5 लाख बड़ा वैल्यूएबल है उनके लिए, बहुत वैल्यूएबल है। और सोचो अगर ये आदमी 50 लाख का इंश्योरेंस करता है तो कितना वैल्यूएबल है। तो आप क्या कुल मिला के सिक्योरिटी दे रहे हो। इसको कहते हैं नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो आपको अपने परिवार को देनी है। ठीक है, वो कैसे दोगे? पहले आप अपने आप की लाइफ को सिक्योर्ड करोगे कि मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे परिवार पे कोई आंच नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास टर्म प्लान है 50 लाख। और अगर मेरे परिवार में मेरे को मिला के अगर कोई सीरियसली इलनेस होता है, बीमार पड़ता है, उस केस के अंदर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लो अच्छी कंपनी की, जो कि कैशलेस होती है। 20-25 लाख का आपको प्लान आराम से मिल जाएगा 15 से 17-18 हजार रुपए साल की किस्त में। और जब ये होगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहोगे। निश्चिंत क्यों रहोगे? आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके परिवारजन की बीमारी में अगर 25 लाख रुपए भी घुसता है ना, तो वो 25 लाख रुपए कंपनी वहन करेगी, आपको कोई टेंशन नहीं। और उसमें टॉपअप की सुविधा भी होती है कि 25 खत्म हो जाएगा तो कंपनी तुरंत 25 री इशू करती है। मतलब टेक्निकली 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा आपका कंपनी उठाएगी, मात्र 15,000 रुपए साल देने। तो अब एक बार वीडियो को कंपाइल करते हुए हमारे जो प्यारे से होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और डॉक्टर हैं, उनकी दोनों प्रकार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इस वीडियो में अपन ने 3 पॉइंट डिस्कस करे। पहला, पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है भाई साहब हर साल इनकम टैक्स भरो। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो इनकम टैक्स को नील फाइल करो, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों के सामने आप बता दो कि इतना। जैसे कि एक बात बताऊं, पिछले साल का इनकम टैक्स स्लैब था 7 लाख रुपए, समझ लो मेरी बात। लास्ट ईयर इनकम टैक्स का स्लैब कितना था? 7 लाख रुपीज। तो आप 6.5-7 लाख तक आप इनकम टैक्स आप शो कर सकते हो। क्यों? टैक्स नहीं लगेगा तुम्हारा, बस रिटर्न आपने फाइल कर दिया, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया कि देखो यार तुम लोग 7 लाख तक टैक्स नहीं लेते और मैंने पिछले साल 7 ही लाख कमाया था, तो मेरा टैक्स नहीं लग रहा है। ये बताना होता है, इसको रिटर्न फाइल करना बोलते हैं ना, इनकम टैक्स का वो फाइल करना। तो ये जब आप करोगे तो आप लोन के लिए एलिजिबल होगे, क्योंकि बिना इनकम टैक्स रिटर्न के आपको लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपको लोन के लिए एलिजिबल हो, आपको लोन मिल सकता है, तो इसका मतलब ये है अगर तुमको लोन मिल सकता है तो आपके पास पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि हाँ भाई खड़े पे मेरे को कोई चीज करने की इच्छा हुई या कोई मेरे पे जिम्मेदारी आई तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर सकता हूँ। मैं दुकान ले सकता हूँ, मैं मकान ले सकता हूँ, मैं कार ले सकता हूँ, मैं एजुकेशन लोन बच्चे के लिए ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो पहला फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है, जिसके अंदर पॉजिटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि तुम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कवर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अपना टर्म प्लान लो मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए का। अच्छा, टर्म प्लान में भी एक मजेदार बात, अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो डॉक्टर साहब 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लें। जी नहीं, 1 करोड़ का नहीं मिलता। टर्म प्लान लेने के लिए भी तुमको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तुम जितना इनकम टैक्स आप लोग भर रहे हो, आपके 2-3 साल के या लेटेस्ट ईयर के इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी वैल्यू निकालेगी इंश्योरेंस कंपनी कि हाँ तुम्हारी कितनी वैल्यू है, 25 लाख की वैल्यू है, 50 लाख की वैल्यू है, 1 करोड़ की वैल्यू है, 2 करोड़ की वैल्यू है। तो टर्म प्लान लेने के लिए भी आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, है ना। तो नेगेटिव सिक्योरिटी से वो कवर करने के लिए, नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को कवर करने के लिए आपको टर्म प्लान लेना है खुद का। दूसरा जो सेक्टर है नेगेटिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी से बचने के लिए आपको अपने घर वालों का, अपने पूरे परिवार का, खासकर आप, आपकी मिसेज, आपका बच्चा बच्ची जो भी है, उन सबका कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली कवर प्लान लेना है, मेडिक्लेम का मेडिक्लेम लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाओगे। उसके बाद आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज के, आपको बस कमाना है और अपने धंधे पे मेहनत करना है, क्योंकि आप निश्चिंत लाइफ जियोगे। आपको पता है आपको कुछ होता है आपके घर वालों को 50 लाख मिलेंगे, आपको पता है आपके परिवार में कोई भी बीमार पड़ता है आपके कैशलेस में फ्री में आपका इलाज होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऊपर, और आने वाले 2 से 3 वीडियो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहने वाले हैं ना, क्योंकि हम लोग एक डॉक्टर के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, एक BHMS डॉक्टर के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे पॉइंट हैं, अभी ये तो सिर्फ सिक्योरिटी की बात करी है मैंने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की और फाइनेंशियल गेन की तो बात ही नहीं करी, कि भविष्य में फाइनेंस को बिल्ड करने की तो बात ही नहीं करी। ये तो मैंने सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करी कि ऐसे कुछ पॉइंट जो अगर आपकी जिंदगी में घटे तो उसके बाद आपका पूरा फाइनेंस के परखच्चे ना उड़ जाएं, उससे बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ये है छोटा सा वीडियो था
था फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। अब आपसे मुलाकात होती है और भी इस चैनल पे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।